हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम लोग नेक्स्ट सेशन देखेंगे पॉलिटी का। ठीक है, तो हम लोग पिछली क्लास में पॉलिटियों में समितियां पढ़ रहे थे। समितियां हमने पढ़ ली थी, डिटेल में पढ़ी थी, किसका अध्यक्ष कौन है। जैसे मान लो संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, और प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल। ऐसे करके हमने एक एक समिति डिस्कस की थी। ठीक, आज हम लोग बात करेंगे, आज समितियों में हम लोग बात करेंगे प्रारूप समिति की, जो पिछली क्लास में फिलहाल हम उसके अध्यक्ष तक दिखाया था। बाकी प्रारूप समिति को, उसके ढांचे को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है विस्तार में, क्योंकि अक्सर उसके ढांचे से क्वेश्चन पूछा जाता है। बाकी समितियों में पूछा जाएगा कि प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो आंसर आप लोग लगा देंगे सरदार पटेल। लेकिन प्रारूप समिति में अध्यक्ष पूछ लिया जाएगा। कभी उसमें कितने अध्यक्ष थे ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि 7 अध्यक्ष थे। 7 अध्यक्ष में से उसमें ये भी पूछा जाता है कि मान लो एक अध्यक्ष का नाम दे देंगे कि 3 अलग देंगे, एक उसमें जो होगा उसका दे देंगे कि मान लो के.एम. मुंशी। क्या के.एम. मुंशी जो प्रारूप समिति के सदस्य थे या नहीं, तो आंसर आपको लगा, अगर नहीं पता होगा तो कन्फ्यूजन होगा। कभी कभी क्या होते कि इसमें 4 दे देंगे, कौन सा सदस्य नहीं था, तो मान लो जे.एल. नेहरू कर दिया, या सरदार पटेल कर दिया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर दिया, 3 में से कोई एक रख दिया, बाकी उधर लिख दिया अल्लाद कृष्णा स्वामी, ठीक है, एन गोपाला स्वामी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, और एक इधर नाम डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो 3 है, एक नहीं है, तो इसमें चूज करना है। अगर आपको नहीं पता ढांचा, अगर उसका नहीं पता होगा, कब गठन कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन बनता है। कब, जब पहली बार प्रकाशित कब किया गया प्रारूप, जब उसका तैयार किया गया संविधान का, तो पहली बार प्रकाशन कब हुआ, ये भी क्वेश्चन बनता है। तो उससे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए उसको उसके ढांचेगत व्यवस्था को समझना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग अभी बात करेंगे संविधान सभा की प्रारूप समिति के ढांचेगत व्यवस्था की। ठीक है, जो उसका ढांचा निकाय था, जो बॉडी थी, उसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा हम लोग ये कहेंगे कि आप लोग हमारी क्लास से जुड़े, परमानेंट जुड़े। ठीक है, परमानेंट जियोग्राफी की क्लास चल रही है, पॉलिटी की चल रही है, हिस्ट्री साइंस की आने वाली है। ठीक, हिस्ट्री साइंस की शुरू होने वाली है। तो आप लोग प्रॉपर तरीके से जुड़ें और एक विश्वास के साथ जुड़ें। अगर आप प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाएंगे और पढ़ेंगे तो आपको किताब उठाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वनडे किसी भी एग्जाम में आप लोग बैठ जाना, वनडे हम इस बात, मतलब एक क्वेश्चन अगर बाहर चला जाए एक सेक्शन से, साइंस से, जियोग्राफी से, पॉलिटी से, ठीक है, या हिस्ट्री से, तो और दूसरी बात ये रही कि नोट्स बनाना भी बहुत इजी है, क्योंकि यहाँ डिजिटल बोर्ड का भी अभाव है। ठीक, डिजिटल बोर्ड में क्या होता है, सब कुछ लिखा रहता है, समझाना रहता है। और दूसरी बात, तो उसमें डिटेल्स में, बहुत ज़्यादा डिटेल्स में लिखी होती बातें उसमें। ठीक है, तो उसमें बच्चों को थोड़ा नोट्स बनाने में इरिटेटिंग होती है, तो वो PDF फॉलो करते हैं। लेकिन यहाँ हमारा क्या है, हम जो उसका मुख्य बिंदु है, मुख्य पॉइंट, वो ज़रूर लिखते हैं। ठीक है, और उसमें जो कहानी है वो थोड़ी कम रहती है कहानी में। तो इससे क्या है कि नोट्स बनाना भी आसान है, और नोट्स बनाने में जिन बच्चों को दिक्कत आती है उनको भी यहाँ सहूलियत मिलेगी। ठीक, नोट्स बनाने में आसानी रहेगी। और साथ में हम लिखते हैं तो साथ में लिखते जाओ, स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं है। तो आपको बहुत, यकीन मानिए, कुछ दिन फॉलो कीजिए, आपको, आप देखोगे, टेस्ट सीरीज लगाओगे, अगर जो चैप्टर हमसे पढ़ोगे उसका टेस्ट लगा के देख लो, एक चैप्टर पढ़ो उसका टेस्ट लगा के देख लो, या पता चल जाएगा कि क्या है, कुछ दम है क्लास में या नहीं है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे प्रारूप समिति की। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। प्रारूप समिति, ऊपर हेडिंग डाल लो, प्रारूप समिति। ठीक, एक फोकस हमारा ये भी रहता है, जब हम पढ़ाते हैं तो एक एक वर्ड का मीनिंग क्लियर करते हैं। पॉलिटी पढ़ा रहे हैं, जियोग्राफी पढ़ा रहे हैं। आप जियोग्राफी में देख रहे होंगे, अगर आपके सामने अवसाद लिखा है, ठीक, अवसाद लिखा है, तो हम इसका मतलब भी बताते हैं कि अवसाद किसे कहते हैं। ठीक, अगर मान लो कि हमने लिखा है कि आग्नेय चट्टानें, ठीक, आग्नेय चट्टानें के बारे में आपको बताया, तो इसका भी मतलब बताया होगा। ठीक है, हर एक वर्ड का, अगर आपको बताया है कि निक्षेपण, अगर वर्ड आ गया निक्षेपण, निक्षेपण क्या है,
अगर ये वर्ड आ गया तो हमने निक्षेपण का भी मतलब बताया होगा, ठीक है। अगर निक्षेपण आ गया तो हमने निक्षेपण का भी मतलब बताया होगा, ठीक। एक एक वर्ड आपसे, एक एक वर्ड का मीनिंग आपसे डिस्कस करते हैं। तो जब आप क्लास ज्वाइन करेंगे, पढ़ेंगे, तो आपको जो कहते हैं ना, जो समझना, समझना किसे कहते हैं, समझना उसे कहते हैं जब आपको उसकी बिल्कुल आधार बेस नीचे से पता हो, ठीक है। अगर आपको अग्नेय, अवसाद, निक्षेपण के मतलब पता है तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे तो वहाँ अगर भूल भी जाएंगे तो जल्दी रिकॉल करेंगे, चीज़ें जल्दी दिमाग में आएंगी, ठीक है। अगर आपने रट्टा मारा है कि आग्नेय 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 सबसे पुरानी चट्टानें, मान लो अभी हमने आपको पढ़ाया था आर्कियन चट्टानें, ज्योग्राफी में पढ़ाई थी आर्कियन, ठीक। आर्कियन, आर्कियन के बाद आपको पढ़ाई थी धारवाड़, ठीक, धारवाड़, धारवाड़, और धारवाड़ के बाद उसमें कुडप्पा, ठीक, कुडप्पा, कुडप्पा के बाद हमने पढ़ाई थी विंध्यन, ठीक, विंध्यन। ये चट्टानें पढ़ाई थी अभी आपको, ठीक। तो उसमें आर्कियन, आप अगर वो क्लास देखेंगे, ठीक, आर्कियन चट्टानों की अगर जाके क्लास देखेंगे, शायद चौथी या पांचवी क्लास है अभी उसमें जो हुई है, उसमें देख लेना चट्टानें जहाँ डिस्कस हुई हैं, ठीक है। उसमें हम जो प्लेलिस्ट में जाएंगे तो डिस्क्रिप्शन में चट्टानें मिल जाएगा, पढ़ा मिल जाएगा, ठीक है, कि जो चट्टानें जिसमें डिस्कस हुई हैं। अगर नहीं अभी चेक करेंगे, नहीं लिखा होगा, लिख देंगे, ठीक है। तो वहाँ जब आप देखेंगे आर्कियन चट्टानें, धारवाड़ चट्टानें, कुडप्पा, ठीक, कुडप्पा, और उसके बाद विंध्यन, तो जिस सीक्वेंस, मान लो पहले संरचना पहले कौन सी आई, आर्कियन आई, तो आर्कियन के बारे में बताया, आर्कियन की विस्तार बताया, आर्कियन कैसे आई, ठीक। और कैसे, जब ये आपको पता है कि कैसे आई, आर्कियन का विस्तार निर्माण कैसे हुआ, और उसमें जो शब्द आए, ये जो शब्द आए, ये शब्द आए, ये शब्द आए, ये शब्द आए, इनके मतलब पता है तो समझ लो आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, ठीक है। फिर आपको क्लास में ही सारी चीज़ें याद हो जाएंगी, आपको किताब उठाने तक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जब आप देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि समझना किसे कहते हैं, रटना। अब मान लो आपको रटना की सबसे पुरानी चट्टानें कौन सी, अब आप रट्टा मार रहे हैं आर्कियन चट्टानें, क्वेश्चन आ गया सबसे पुराने अवसादी चट्टानें कौन सी हैं। अब वहाँ एग्जाम में कंफ्यूज होकर बैठे क्योंकि रट्टा मारे थे, आप करके आएंगे क्योंकि आपने पढ़ा है सबसे पुरानी चट्टानें आर्कियन, और पूछ लिया क्वेश्चन सब अवसादी, सबसे पुरानी अवसादी चट्टानें कौन सी। अच्छा, फिर आपने कहा अच्छा जब पुरानी यही है तो यही होंगी, तो यहाँ भी आप लगा, लेकिन क्वेश्चन गलत, आंसर गलत, उसका आंसर ये होगा। जब अवसादी चट्टानें बनी कैसी, अवसाद का निर्माण, अवसाद क्या है, जब आपको ये पता होगा अवसाद क्या है, अवसाद कहाँ से आया है, तब आप क्वेश्चन को हिट कर जाएंगे, जो आंसर होगा वो दिमाग में हिट कर जाएगा, ठीक है। तो देखिए ज्योग्राफी की क्लास, पॉलिटी की क्लास, ठीक है। तो हमारा कहने का मतलब यही है कि आप रट्टा मार पद्धति से दूर जाइए, ठीक। अब रटने का समय नहीं रहा, कंपटीशन बहुत है, तो अगर आपको चीज़ें बेसिक से पता होंगी, ठीक, और फिर बेसिक से आधारभूत चीज़ें पता होंगी, उनकी नींव पता होगी कैसे निर्मित हुई है, तब आप क्वेश्चन को बहुत, मतलब जो रोज़ रोज़ रटना, रिवीजन करना, पढ़ना, तो बस 2-3 बार, एक बार पढ़ो, रिवीजन करो, पढ़ो, रिवीजन करो, बस चीज़ें याद। बहुत ज़्यादा, जब आपको एक बेस, एक स्ट्रक्चर पता है किसी बॉडी का, अगर आपको स्ट्रक्चर पता है तो आप जब दोबारा पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे तो बहुत कम टाइम में और हिट होती जाएंगी चीज़ें, आगे आगे पता चलती जाएंगी, ठीक है। जितना आपने पढ़ रखा है उससे आगे चीज़ें चलती जाएंगी, ठीक। तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति के बारे में हम लोग जानेंगे, तो प्रारूप समिति के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रारूप समिति के बारे में, इसके अध्यक्ष, सबसे पहले लिखो अन्य समितियों, लिखो अन्य समितियों की तुलना में अन्य समितियों की तुलना में प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, ठीक। अन्य समितियों की तुलना में प्रारूप समिति महत्वपूर्ण थी, ठीक है। इसका गठन लिखो इसका गठन कब हुआ था, 29 अगस्त, ठीक। इसका गठन 29 अगस्त 1947,
इसका गठन कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। ठीक है, मतलब भारत जब आज़ाद हुआ उसके 14 दिन बाद। ठीक, भारत जब आज़ाद हुआ उसके 14 दिन बाद। ठीक है, तो आगे हम लोग देखेंगे उसके गठन के बाद। अब यहाँ पे जैसे 29 अगस्त आ गया, तो हमको पता है 29 अगस्त को क्या होता है, भारत में खेल दिवस मनाया जाता है। खेल दिवस मनाया जाता है क्योंकि उस दिन मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन। मेजर ध्यानचंद किससे जुड़े थे? हॉकी के जादूगर बोले जाते थे, हॉकी से जुड़े हुए थे। तो हम इस डेट को ऐसे भी याद रख सकते हैं, दो जगह जोड़ के डेट को याद रख सकते हैं, 29 अगस्त। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत आराम पढ़ेंगे और अच्छे से ट्रिक्स के साथ पढ़ेंगे, समझने के साथ पढ़ेंगे, जिससे चीज़ें लॉन्ग टाइम तक याद रहें। ठीक है, तो अब हम लोग आगे की चर्चा करेंगे 29 अगस्त 1947 के बाद की। ठीक है, एक मिनट। अब हम लोग इसके अध्यक्ष कितने थे इस पे चर्चा करेंगे, फिर एक एक अध्यक्ष को लिखेंगे, सारी बातें हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलो ठीक। लिखो, इस समिति में 7 सदस्य थे। ठीक, 7 सदस्यों की संख्या कितनी थी? 7 सदस्य थे। ठीक, लिखो, पहला लिखो, पहले सदस्य का नाम लिखो, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। ठीक, लिखो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब। ठीक, इनके आगे लगा दो, ये इस समिति के अध्यक्ष थे, यहाँ ब्रैकेट में लिखो अध्यक्ष। ठीक, या लिखो ये इस, बिल्कुल डिटेल में लिख लो, ये इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, तो अध्यक्ष कौन हो गया? ये इस समिति के अध्यक्ष थे। ठीक, तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर अध्यक्ष हो गए। उसके बाद दूसरे लिखो अल्लाद कृष्णा स्वामी आयंगर। ठीक है, अल्लाद कृष्णा स्वामी आयंगर। एक और लिखो, और फिर N. गोपाला स्वामी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, लिखो, पहले लिखो, अच्छा लिखो N. गोपाला स्वामी। ठीक, N. गोपाला स्वामी आयंगर। ठीक, फिर लिखो अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। अल्लाद कृष्णा स्वामी अल्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक, उसके बाद लिखो डॉक्टर K.M. मुंशी। ठीक, लिखो डॉक्टर K.M. मुंशी। ठीक, डॉक्टर K.M. मुंशी। ठीक, तो कितने हो गए? 1 2 3 4, टोटल 7। तो लिखो मोहम्मद सादुल्ला। डॉक्टर K.M. मुंशी के बाद लिखो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। 5 में लिखो सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक, सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, तो कितने? 5 हो गए। 2 सदस्य ऐसे थे जो बाद में आए थे। ठीक, 2 सदस्य ऐसे थे जो बाद में आए थे। एक तो आए थे BL मित्र का स्वास्थ्य खराब हो गया था, उनकी जगह। दूसरी DP खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह आए थे। ठीक, तो 5 हो गए हैं, तो 2 और लिखने हैं हमको। लिखो N. माधव राव। लिखो 6 लिखो N. माधव राव। देखो ये दिख रहा है यहाँ तक।
एन माधव राव, ठीक। ब्रैकेट में लिखो बीएल मित्र ने स्वास्थ्य, ठीक, बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा दे दिया था, ठीक, इस्तीफा दे दिया था। उनकी जगह पर बीएल मित्र, ठीक, बीएल मित्र, उनकी जगह, सॉरी, बीएल मित्र तो यही है, एन माधव राव, उनकी जगह पर एन माधव राव, ठीक, एन माधव राव, ठीक। तो 6 हो गए। अब एक और रह गया, उनको उधर लिख लेते हैं, टीटी कृष्णामाचारी, ठीक। 7 नंबर आप यहाँ पे उतार लेना, लिख लो। नंबर 7 टी कृष्णामाचारी, ठीक, टी कृष्णामाचारी, ठीक। ये किनकी जगह आए थे, लिख लो डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह, डीपी खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह, उनकी जगह कौन आए थे, टीटी कृष्णामाचारी, ठीक, टीटी कृष्णामाचारी, ठीक। तो 7 में यहाँ हो गए। 6 यहाँ डिस्कस हो गए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, आह्लाद कृष्णा स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह, एन माधव राव, बीएल मित्र ने स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफा देने के कारण उनकी जगह पर एन माधव राव आए, और टीटी कृष्णामाचारी, डीपी खेतान की मृत्यु हो गई थी, उनकी जगह पर टीटी कृष्णामाचारी आया। तो 7 सदस्यों की बात की समिति में, 7 सदस्य हो गए। इस समिति के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक, डॉक्टर BR अम्बेडकर, ठीक, अध्यक्ष यहाँ लिखा है डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो चर्चा हमने कर ली है, ठीक है, पूरी समितियों पर, पूरी समिति पे चर्चा हो गई है। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, नोट डाउन कर लें, फिलहाल नोट डाउन तो साथ में कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें, और फिर हम लोग इसी पे थोड़ी और चर्चा करेंगे। ठीक है, अब हो गया होगा, अब हम लोग चलते हैं आगे, इतना हटा देते हैं यहाँ से, ये भी हटा देते हैं, 7 सदस्य, ठीक। तो इसके बारे में थोड़े 2-3 पॉइंट और लिख लो, लिखो विभिन्न समितियों के प्रस्ताव, विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने, ठीक, के बाद, विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने अपना प्रस्ताव पेश किया, वो अपना प्रारूप तैयार किया, ठीक, अपना प्रारूप तैयार किया, 1 मिनट इंक डालना, इंक
इंक कहाँ है भाई? इतना तब तक आप लोग नोट कर लो। ठीक है, विभिन्न समितियों ने अपना प्रारूप तैयार किया। तो उसके बाद क्या हुआ कि पहला प्रारूप तैयार करने के बाद प्रारूप तैयार किया और लिखो पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। ठीक, फरवरी 1948, ठीक, फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। ठीक, पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। ठीक है, और भारत ये प्रकाशित करने के बाद भारत के लोगों को 8 माह का समय दिया गया था। ठीक है, इतना ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, लिखा दिया, बाकी बता दे रहे। ठीक है, पहला प्रारूप फरवरी 1948 में प्रकाशित किया। उसके बाद भारत के लोगों को 8 महीने का टाइम दिया गया और उनकी शिकायत जो संशोधन उनसे बोला गया, मतलब एक घोषणा की गई कि जो है आप लोग अपनी शिकायतें इसे पढ़ने के बाद रीड करें और इसका अवलोकन करें और अपने प्रस्ताव भेजें, संशोधन भेजें, क्या संशोधन करना है, शिकायतें क्या हैं और उनकी आलोचनाएं क्या हैं, उस पर विचार करने के बाद फिर एक प्रारूप तैयार किया गया। और दूसरा प्रारूप 8 महीने के बाद प्रकाशित किया गया अक्टूबर 1948 में। तो पहला प्रारूप कब प्रकाशित किया गया था? फरवरी 1948 में। दूसरा लिखो, दूसरा प्रारूप अक्टूबर, ठीक, अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। ठीक, प्रकाशित किया गया। ठीक, सारे एक एक पॉइंट प्रारूप समिति से क्लियर हो गए। आप स्क्रीनशॉट लें, उतार लें, नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक हो गया होगा। ठीक, अच्छा, प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में, ठीक है, 2 पॉइंट और लिखो। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी समय लिया। ठीक है, लिखो इसने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी अधिक समय लिया। ठीक, सॉरी, 6 माह से भी कम, 6 माह से भी कम समय लिया, ठीक है, और लिखो इसकी कुल 141 बैठकें हुई। ठीक है, इसकी कुल 141 बैठक हुई। ठीक है, तो इसने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम समय लिया और इसकी कुल 141 बैठकें हुई। ठीक, तो अब हम लोग बात करेंगे, मतलब लास्ट ये पॉइंट थे, इन्हें भी नोट कर लो, पूछ लिया जाता है कुल कितनी बैठकें हुई, 141, कितना टाइम लिया, 6 माह। ये इसकी उपलब्धियां थी। ये जो 6 माह से कम का टाइम है, ये इसकी उपलब्धि थी कि बहुत कम समय में इन्होंने तैयार कर दिया। ठीक है, अब हम लोग इसके बाद अगले चैप्टर पे चलेंगे और बात वहाँ पढ़ेंगे संविधान की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें।
ठीक है, अब शायद हो गया होगा। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो ऊपर चाहे चैप्टर डाल लो, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, मतलब हमारी संविधान की विशेषताएं क्या हैं। ठीक, चाहो तो लिख लो ऊपर, संविधान की प्रमुख विशेषताएं। प्रमुख विशेषताएं, ठीक। संविधान की प्रमुख विशेषताएं, हेडिंग डाल लो सब लोग। ठीक, अब हम लोग बात करेंगे जो संविधान की प्रमुख विशेषताएं। तो यहाँ से ये पता चलेगा कि हमारे संविधान की प्रकृति और नेचर कैसा है, कैसे हमारा संविधान रिएक्ट करता है। ठीक है, बहुत। तो अब हम लोग इस बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कि ओरली बात करेंगे संविधान के बारे में, कि जब हम लोग बात करेंगे, जैसे कोई बहुत ऑथेंटिक बुक उठाएंगे, डी बसु है या तो लक्ष्मीकांत है, तो उसमें जो सबसे ऊपर लिखा है, इसमें जो इसके बाद ये चैप्टर लिखा होगा, इसके बाद जब वहाँ ऊपर भूमिका दी होती है तो उसमें लिखा रहता है क्या, कि हमारा संविधान तत्वों और मूल भावनाओं के संदर्भ में अद्वितीय है। तत्वों और मूल भावनाओं के संदर्भ में अद्वितीय है, चाहो तो आप लोग भी लिख लो। ठीक है, उसके बाद दूसरी लाइन लिखी रहेगी होगी कि हमारा संविधान जो है, जब विश्व के विभिन्न संविधानों को छान कर उनका अवलोकन करके हमारा संविधान बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि उस समय तक जब हमारा संविधान बना, उस समय तक विश्व के बहुत सारे संविधान आ चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि दरअसल है क्या, कि सच में हमारा संविधान बहुत ही अद्वितीय है, मूल भावनाओं को लेकर भी, और जो उसमें तत्व हैं जो शासन प्रशासन के लिए, क्योंकि हमारा संविधान सिर्फ शासन के लिए ही नहीं है, उससे शासन और प्रशासन दोनों के उसमें विधि निर्माण की विशेषताएं हैं। ठीक है, वहाँ से शासन भी चलता है और प्रशासन के लिए भी है। तो और हमारा संविधान बोला जाता है कि विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। ठीक है, सबसे लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित संविधान कौन सा है, अमेरिका का। सबसे अनलिखित संविधान कौन सा है, अनलिखित संविधान, पहला संविधान कौन सा है, ब्रिटेन का। ठीक है, तो अभी ये लिखवा देंगे। तो पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या सच में हमारा संविधान अद्भुत है, अद्वितीय है, कि जिस बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। होता क्या कि हमारी बहुत बड़ी भारत की जनसंख्या संविधान को कहती है कि संविधान ठीक नहीं है, और उसका मेन रीज़न पता क्या है, उसका जो मेन पॉइंट है वो संविधान को क्या कहते हैं, सिर्फ रिजर्वेशन, आरक्षण की वजह से। ठीक, इस पॉइंट की वजह से एक बहुत बड़ी जो जनसंख्या है देश की कहती है कि संविधान मस्त, वो आरक्षण का लेना देना रखते हैं यहाँ से यहाँ तक, और बोलते हैं कि संविधान सही नहीं है। लेकिन शायद ये बात भूल जाते हैं कि हमारे इसी संविधान की वजह से, अगर हम लोग देखेंगे, अगर पारंपरिक तौर पे देखेंगे, थोड़ी देर के लिए हटा दो संवैधानिक व्यवस्था को, तो हमारे यहाँ तो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है। ठीक, लोकतंत्र है, लेकिन लोकतंत्र में क्या है, क्या लोकतंत्र में क्या है, डायनेस्टी, वंशवाद लोकतंत्र है। विधायक का बेटा विधायक है, ठीक, एमएलए का बेटा एमएलए है, एमपी का बेटा एमपी बनता है, मंत्री का बेटा मंत्री बनता है। बड़े बड़े पदों पे अगर देखेंगे, पुराना मतलब कि अगर 1947 से देखेंगे, 1947 से, तो आज भी बड़े बड़े पदों पे देखेंगे क्या, कि वही लोग बैठे हैं जिनके बाप दादा यहाँ पे बने थे, वो यहाँ पे भी हैं, आज भी हैं। ठीक, आज भी मिलेंगे आपको, 2022 में भी मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि बीजेपी सरकार आ गई तो यहाँ पे वो लोग विद्यमान नहीं हैं, आराम से बैठे हैं। लेकिन वही अगर इसे यहाँ से जब हटेंगे थोड़ा, और थोड़ा ध्यान पहुँचाएंगे इस नाम पर, इस नाम पर, ठीक, इस नाम पर, मोदी जी, एपीजे अब्दुल कलाम, तो हम लोग देखेंगे वो जो, अब यहाँ ये नज़र डालो कि यहाँ के प्रावधानों और इसकी वजह से आज ये लोग यहाँ पर हैं। ठीक है, आज एपीजे अब्दुल कलाम कहाँ से आए थे, क्या थे,
ठीक है। अगर आप उनकी भूमिका पढ़ेंगे, पेपर बेचने वाले, चाय बेचने वाले, एक पीएम बने, एक क्या बने, भारत के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट बने। ठीक है। तो हम लोग जब तुलना न्यायिक रूप से करेंगे तब हम लोगों को पता चलेगी कि संविधान की विशेषताएं सच में संविधान अद्वितीय है या नहीं है। ठीक है, एक मिनट। तो अब हम लोग सिर्फ एक एंगल से देखते हैं कि क्या, और भारत में जुगाड़बाजी बहुत चलती है। जुगाड़बाजी क्या होती है कि संविधान अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ लिया जाता है। जुगाड़, जैसे मान लो कि जुगाड़बाजी का मतलब है कि अभी आप जाएंगे ग्रामीण इलाके में, ठीक, जैसे मान लो चुनाव क्या है कि संविधान, जैसे मान लो कि ग्राम पंचायत के चुनाव होते हैं, ठीक है। 1993 से 73-74 के जब संशोधन हुआ, उसके बाद वो एक संवैधानिक व्यवस्था बना दी गई, ठीक है, कि 5 साल के बाद चुनाव होगा और उसे एक संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, चाहे नगर निकाय के चुनाव हों और चाहे ग्राम पंचायत के चुनाव। तो वहाँ क्या होता है कि जैसे मान लो रिजर्वेशन, हम लोग आरक्षण की बात करते हैं, ठीक, आरक्षण दे दिया। क्या आरक्षण उनको गलत दिया जाता है? हम इस बात से पूरी तरह सहमत हैं कि आरक्षण का जो प्रोसेस है, जो विधि है, जो तरीका है, वो बिल्कुल गलत है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो आज के परिप्रेक्ष्य में है, ये हम खुद ऐसा कहते हैं, ठीक है। लेकिन उनको आरक्षण इसलिए दिया जाता है कि उनका प्रतिनिधित्व बहुत कम था, तो उनको रिजर्वेशन के थ्रू उनको भी मतलब कि मुख्य धारा में लाने के लिए उनको रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन होता क्या है, अगर देखेंगे रिजर्वेशन का जब नाम आता है तो मेन वर्ड ये आता है, ये, ठीक, दलित इनको जोड़ा जाता है रिजर्वेशन से। लेकिन रिजर्वेशन की व्यवस्था ऐसी है कि दलित ही रिजर्वेशन नहीं पा रहा है, क्योंकि रीजन क्या है कि जैसे मान लो कि आप जब आएंगे ओबीसी में, जब जाएंगे ओबीसी में एक बना दिया गया क्रीमी लेयर। यहाँ क्रीमी लेयर नहीं है, यहाँ क्रीमी लेयर, यहाँ भी होना चाहिए क्रीमी लेयर, क्योंकि इनका क्या है, मान लो कि एक वर्ग, इनका मान लो कि एक सदस्य जो है, इस वर्ग से एक सदस्य ऊपर चला गया, बहुत ऊपर चला गया, बहुत ज़्यादा ऊपर, ठीक, बड़े बड़े पद पर, जो ए ग्रेड के पद हैं उसमें पहुंच गया। उसके बाद वो क्रीमी लेयर वहाँ नहीं बैठी, उसे वो सुविधाएं, वो व्यवस्था मिल रही ना जो एक गरीब को चाहिए। वो ये कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, जो यहाँ पहुँच गया कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा, जो यहीं पे रुका है वो थोड़ी ना कॉन्वेंट में पढ़ रहा। लेकिन रिजर्वेशन दोनों को चाहिए, दोनों को मिलता है, ठीक, बराबर। तो इसीलिए कहते हैं कि जो पद्धति है वो खराब है। यहाँ भी क्रीमी लेयर होनी चाहिए, इनके भी, इनमें, इसमें भी, जैसे यहाँ क्रीमी लेयर व्यवस्था है, यहाँ भी होनी चाहिए, ठीक है। तो रिजर्वेशन का मुख्य जो पर्पस था, रिजर्वेशन इसलिए आरक्षण बनाया गया कि प्रतिनिधित्व बढ़ाया जाए, ना कि उनको एक विशेष वर्ग को छूट दी जाए, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो रिजर्वेशन इसलिए बनाया गया, इसकी वजह से हम लोग आरक्षण को, मतलब संविधान को उल्टा सीधा कहना शुरू कर देते। अब दूसरा बात देखेंगे, जो ग्राम पंचायत के ग्रामीण में, अब जुगाड़ देखो, ग्रामीण इलेक्शन हो रहा है, ठीक, ग्रामीण में इलेक्शन होता है, ठीक, गाँव में। जब वहाँ मान लो कि दलित सीट आई, तो पहले से मान लो यहाँ पे एक स्वर्ण बैठा है, एक स्वर्ण इधर बैठा है, अब इनकी चली गई, मतलब कि जब दलित हो गई कि इस बार जो है SC ST सीट हो गई, तो ये क्या करेंगे, यहाँ इन्होंने अपना एक नौकर उतार दिया, इन्होंने अपना उतार दिया। आपने यहाँ क्या किया, उनका हक मार दिया, आपने उनका हक यहाँ मार दिया। फिर आप यहाँ पर बैठ के संविधान को गाली देते हैं, कहते हैं कि संविधान सही नहीं है। तो यहाँ एक तरफ आप उनका हक मार रहे हो कि जो हक उनका होना चाहिए, सरकार ने कहा कि अब जो है आपने प्रतिनिधित्व कर लिया, आपने भी कर लिया, अब इनका है, ठीक, अब इनका है। तो आपने क्या किया कि एक इसी से जो गरीब वर्ग था, आप एक नौकर यहाँ ले आए, आपने, मतलब कमांड आपकी है, आप यहाँ ले आए और आपने उसे ग्राम प्रधान बना दिया, लेकिन उसे हैंडल, कंट्रोल, रिमोट कंट्रोल आप कर रहे हैं, ठीक। जैसा कि बोला जाता है कि यूपीए सरकार में ऐसा था। तो आप लोग जो यूपीए सरकार का फार्मूला गांव में अपना रहे हैं, ग्रामीण में, तो वही प्रोसेस है कि हम लोग जो अवलोकन करते हैं अपनी सुविधा के अनुसार करते हैं, कि हमको क्या सही लगता है, क्या गलत लगता है, हमको अवलोकन वो करते हैं हम लोग। तो अवलोकन ऐसा करना चाहिए, एनालिसिस हम लोग ऐसा करें कि जो न्यायिक हो, जो न्यायिक उचित हो, ठीक है। तो अगर देखेंगे, आज मान लो अभी हमने बात की मोदी जी इसी संविधान, यहाँ जो व्यवस्था है उसी की वजह से वहाँ पहुँचे। APJ अब्दुल कलाम साहब, बहुत महान व्यक्ति, ठीक, आइडियल,
लोगों के, हमारे भी, सबके, शायद उनके जैसा नेता दूसरा ऐसा पैदा हो, ठीक है, इतने ईमानदार, हॉनेस्ट। तो वो भी इस संविधान की विशेषताओं की वजह से वो प्रेसिडेंट बने भारत के, ठीक है। हम लोग जो पढ़ाई करते हैं कि मान लो यूपीएससी निकालेंगे, ठीक, यूपीएससी निकालेंगे, यूपीपीसीएस निकालेंगे या पीसीएस कुछ भी निकालेंगे, तो वो यहाँ व्यवस्था की गई है। अगर वो सारी व्यवस्था यहाँ की गई तो हम लोग संविधान को, जैसे मान लो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं कि मान लो कोई नेता है, बहुत ज़्यादा नेतानगरी करने लगा, तो हम लोग बोलने लगते कर लो 5 साल है आपके पास, कर लो, उसके बाद बदल देंगे। मतलब इसका मतलब क्या है कि 5 साल के बाद एक बार शक्ति हमको मिलेगी, हम आपको उखाड़ फेंकेंगे। वो भी हमको यही विशेषता है, इसी की विशेषता है, ठीक। वो भी इसी की विशेषता है कि मान लो, जैसे मान लो अखिलेश सरकार आई थी, ठीक, तो अखिलेश सरकार को उखाड़ के आपने फेंक दिया। अब यहाँ कौन आ गए? बीजेपी आ गई, ठीक। अब बीजेपी आ गई तो यही प्रोसेस, अब मान लो ये भी गलत काम करने लगे तो आप इनको भी, इनके साथ भी वही ट्रीट कर सकते। ग्राम प्रधान, आप बोलो ग्राम प्रधान, ग्रामीण लेवल पे देख दो, ठीक, ग्रामीण लेवल पे देख लो, ग्रामीण लेवल पे होते हैं। जब बहुत ज़्यादा कोई उछलने लगता है तो हम लोग फिर वही डायलॉग बाजी शुरू करते हैं, 3 साल रहेगा, 3 साल ऐसे बोलते हैं, 2 साल और कर लो, 2 साल, और निकाल के बाहर कर देते। ये व्यवस्था हमको कहाँ से, इसका समझाने का जो मकसद है वो यही है कि ये व्यवस्था कहाँ से हमको मिली है, संविधान से मिली है। तो क्यों नहीं हमारा संविधान अद्वितीय है, क्यों नहीं हमारा संविधान अद्वितीय है, क्यों उसमें जो मूल भावनाएं, जो तत्व निर्धारित किए गए हैं, जो उसमें प्रावधान है, वो क्यों नहीं महत्वपूर्ण हैं, बहुत हैं। बस हमको एक रिजर्वेशन के नज़रिए से नहीं देखना, एक आरक्षण के नज़रिए से नहीं देखना। और एक वर्ग आरक्षण के नज़रिए से सिर्फ एक वर्ग नहीं देख रहा, हर वर्ग। अब मान लो कोई ओबीसी में है तो वो हॉरिजेंटल वर्टिकल देख रहा, अरे वो हॉरिजेंटल वर्टिकल, वो क्रीमी लेयर। मान लो कोई स्वर्ण है, अच्छा ईडब्ल्यूएस, हम ईडब्ल्यूएस से बाहर। सबका अपना अपना नज़रिया है। अब दलित का क्या रहता है, देखो दलित का क्या है, इनको रिजर्वेशन मिला लेकिन इनका भी अपना है, ये भी एक अपना, इनका भी अलग रोना है। मान लो सबका अलग अलग, इनका क्या रहता है, इनका क्या रहता है कि साहब हमको रिजर्वेशन दे दी पर सुविधाएं नहीं दी। अरे कौन कहता आपके पास सुविधाएं नहीं हैं? आप बी.आर. अम्बेडकर को जानते हैं? बी.आर. अम्बेडकर को आप जानते हैं, जिनको आप आइडल मानते हैं और आपके घरों में फोटो लगी होती है, ठीक, बी.आर. अम्बेडकर साहब, जिनको जनक भी कहा जाता है संविधान का। ये उस टाइम पनपे थे, उस टाइम बड़े हुए थे जब भारत में दलितों को सच में एक अलग वर्ग के रूप में देखा जाता था, अलग ट्रीट किया जाता था। उस टाइम इन्होंने उपलब्धियां हासिल की, क्या आपको रोका? आप जब ये उस टाइम कर सकते हैं, आज तो बहुत छूट है, आज आपके पास संविधान है आपको छूट देने के लिए, ठीक है। लेकिन आप लोग, एक बहाना है कि जैसे मान लो नहीं, सुविधाएं नहीं है साहब, हम गरीब हैं, ठीक, ये सब बहानेबाजी हैं, सिर्फ आप बहानों से दूर जा रहे हो। बस आप अगर सच में इनको मानते हो तो देखो, उस टाइम इन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय, ब्रिटेन, लंदन में पढ़ाई की, जर्मनी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई की, विदेशों में जाके पढ़ाई की इन्होंने, ठीक है। आज महाराष्ट्र में 7 नवंबर, शायद अगर हम गलत नहीं है तो 7 नवंबर को शायद 7 नवंबर को छात्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। पूरा हमें याद नहीं है इस बात पे, लेकिन 7 नवंबर को जब एडमिशन मनाया इन्होंने लिया था, 7 नवंबर 1900 को, ठीक, 7 नवंबर 1900 में, ठीक है, जब इन्होंने एडमिशन लिया था, उस दिन को एक स्पेशल बना दिया गया, दिवस के रूप में पेश कर दिया गया लोगों के आगे, समझ गए। भारत बोला जाता है संविधान के जनक थे, तो आप लोग सिर्फ इनकी फोटो लगा के रखते हो, इनसे कुछ नहीं सीखते हो, बहानेबाजी करते हो, ठीक है। तो हर एक आदमी का अपना है, ऐसा हमारा मानना है, तो फिर आपकी मर्जी। तो इसीलिए हर एक वर्ग के लिए संविधान सही है, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग के लिए सही है, एक वर्ग के लिए नहीं, हर एक वर्ग के लिए सही। अब हमको दिए गए हैं मूल अधिकार, मूल अधिकार तो हमें दिए गए हैं राज्य के खिलाफ ही, अगर राज्य उसका अतिक्रमण करे तो हम राज्य के खिलाफ लड़ सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं हम लोग। और इवन ये भी कहा गया है कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं इनके लिए।
हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अपनी जो है प्राथमिकता दें हाई कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में ऐसा बोला कि आप प्राथमिकता हाई कोर्ट को दें, आप हाई कोर्ट जाएं पहले, उसके बाद हमारे पास आएँ, क्योंकि वहाँ एक सुप्रीम कोर्ट है, वहाँ बहुत सारे काम और भी हैं। तो हमारे पास ये है, और इसके लिए इसमें यहाँ कोई अलग से कुछ नहीं है कि आप स्वर्ण वर्ग होंगे तो आप नहीं जा पाएंगे, आप दलित होंगे नहीं जा पाएंगे, आप बैकवर्ड होंगे, अल्पसंख्यक होंगे नहीं जा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए बराबर है यहाँ। लेकिन अगर बहानेबाजी करनी है, आपको नहीं कुछ करना है तो अलग बात है, फिर हम लोग संविधान को गाली दें, संविधान के बारे में कुछ बोलें तो गलत बात है। तो हम लोग कुल मिलाकर देखेंगे तो अगर अब हम लोग देखेंगे कि संविधान की विशेषताएं, इतने एग्जाम्पल देने के बाद देखेंगे तो सच में हमारा संविधान जो है अद्वितीय है, विश्व के अलग संविधानों में से अलग है। ठीक है, तो अब हम लोग बात करेंगे, अब संविधान के प्रावधानों के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, देखेंगे, पहले क्लास देख लेते। तो सबसे पहले हम लोग ऊपर यहाँ लिख लो। ठीक है, ये सब हटा, यहाँ पे लिखो कि संविधान जो है, लिखो हमारा संविधान जो है भारतीय, लिखो भारतीय संविधान, संविधान विश्व का भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा या बड़ा, ठीक, सबसे लंबा या ब्रैकेट में बड़ा लिख लो, लिखित संविधान है। ठीक, लिखित संविधान है। ठीक, भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा या बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, और लिखो, और एक पॉइंट लिख लो, उसमें थोड़ा अलग है ये पॉइंट, लिखो सबसे पहला लिखित संविधान, सबसे पहला लिखित, दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान, लिखो विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, ठीक, विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान, लिखो अमेरिका, यूएसए। ठीक, लिखो संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक, लिखो विश्व का अलिखित संविधान, पहला अलिखित संविधान, लिखो विश्व का पहला अलिखित संविधान, अलिखित संविधान, विश्व का पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन। ठीक, ब्रिटेन, तो विश्व का पहला अलिखित संविधान ब्रिटेन, विश्व का पहला लिखित संविधान ब्रिटेन, और विश्व का पहला अलिखित संविधान, ठीक है, ये लाइन ध्यान रखना, अलिखित संविधान ब्रिटेन हो गया, और विश्व का सबसे पहला लिखित संविधान संयुक्त राज्य अमेरिका। ये पॉइंट नोट कर लेना, क्योंकि पूछे जाते हैं अक्सर क्वेश्चन। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आगे और पढ़ेंगे, थोड़ा लिख लो इतना, ये वाला पॉइंट नोट रख, ये अलग से लिखना, दोनों पॉइंट अलग लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बारे में अभी और चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अब हम ये हटा रहे हैं, ठीक है, देखो भारत का सबसे लंबा लिखित संविधान क्यों है, क्योंकि इसमें प्रशासन के साथ साथ शासन के प्रावधान भी सम्मिलित हैं, शासन को चलाने की व्यवस्था भी सम्मिलित है, और इसमें वो परंपराएं भी जो अन्य लोकतंत्रों में परंपरागत रूप से शामिल कर ली जाती हैं।
मतलब वो प्रावधानों के रूप में नहीं लिखी गई, परंपरा के रूप में शामिल कर ली गई, तो वो भी इसमें शामिल है। ठीक, वो भी इसमें शामिल है, संविधान में लिखी। अच्छा, एक बात और चर्चा करेंगे, एक पॉइंट यहाँ ऐसे लिखो, ऐसे डालो, जैसे मान लो अभी हमने लिखाया है अलिखित और लिखित संविधान। ठीक, तो अभी हमने लिखा है, मान लो लिखित, ठीक, लिखित संविधान, ठीक, लिखित संविधान और अलिखित संविधान पे चर्चा करेंगे। अलिखित संविधान, ठीक, हेडिंग डालो लिखित संविधान और अलिखित संविधान। ठीक, तो इसमें हम लोग चर्चा क्या करेंगे कि जो लिखित संविधान और अलिखित संविधान है, दरअसल होता क्या है, दरअसल होता क्या है कि हम लोग जब अलिखित और लिखित संविधान के अंदर भावना आती है, मतलब सोचते हैं, जब इस शब्द को सोचते हैं कि लिखित संविधान, अच्छा जो लिखा गया होगा उसे लिखित संविधान कहते हैं। अलिखित संविधान, अच्छा जो मौखिक होगा, मतलब लिखित संविधान नहीं। इसका मतलब साफ है, अलिखित संविधान का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम लोग उसे, जो वहाँ का लोकतंत्र है या डेमोक्रेसी है, जो भी कंट्री है उसे फॉलो करती है, उसका संविधान है अलिखित। या मान लो ब्रिटेन का है कि वो सिर्फ मेमोरी टू मेमोरी याद रख लेते हैं। ठीक, मान लो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में भी तो प्रावधान जाएंगे, तो क्या वो मेमोरी टू मेमोरी जाएंगे? मान लो हम लोग यहाँ किताबें लेके बैठे हैं, रीड करते हैं, तो क्या मतलब कि वहाँ ऐसा नहीं है, भाई बताते हैं बैठ के, हाँ कि ऐसा है, ऐसा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसे ये बिल्कुल मत दिमाग में रखना कि ये मौखिक रूप में है। ठीक है, ये लिखित, लिखित और अलिखित का मतलब बेसिकली क्या है, देखो यहाँ ये एक नियोजित तरीके से है, संयोजित है, सारे जो प्रावधान हैं, सारे जो तत्व हैं, वो एक तरह संगठित रूप से सम्मिलित किए गए हैं, संग्रहित किए गए हैं। ठीक है, और यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, बस यहाँ जो है यहाँ ऐसा नहीं है। हालांकि लिखा ये भी है, ये भी बुकों में लिखा रखा है, लेकिन यहाँ एक स्ट्रक्चर बनाया गया है, एक स्ट्रक्चर, एक उसका ढांचा तैयार किया गया है। ठीक है, नियोजित रूप से, संयोजित रूप से, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ जो ज़रूरत पड़ी, जैसा ज़रूरत पड़ी वो काम करते गए, उल्टा सीधा काम, मतलब कि आज ये ज़रूरत पड़ गई तो यहाँ के लिए कानून, कल यहाँ के लिए, वो ऐसा है यहाँ। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ सब कुछ एक ढांचागत व्यवस्था है और एक सब कुछ निर्धारित है पहले से। तो अब हम लोग समझ गए होंगे कि यहाँ लिखित ये भी है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये लिखित नहीं है, बस ये है कि ये संयोजित नियोजित रूप से संकलित है, ये संकलित नहीं है। ठीक, ये असंकलित है, तो इसीलिए ऐसा बोला जाता है कि लिखित और अलिखित संविधान। तो आई होप कि अब जो है आप लोग ये संकल्पना याद रखेंगे। ठीक है, अब हम लोग बात कर रहे थे कि सबसे लंबा और लिखित संविधान के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, भारत के, देखो जब भारत बना, जब भारत 1949 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान जो था कंप्लीट हो गया। ठीक, संविधान कंप्लीट हो गया, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 से, लेकिन जो कंप्लीट हुआ था, लास्ट मीटिंग जो हुई थी, 11 अधिवेशन हुए थे, 11 बैठक हुई थी। 12वीं बैठक हुई थी, कब बताई थी? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, जिसमें राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत अपनाया गया, और क्या नाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को राष्ट्रपति चुना गया। ये 24 जनवरी 1950 की घटना है। ठीक, तो वो बात जो है वो एक 12वीं मीटिंग थी, वो अलग थी। लेकिन संविधान निर्माण तक, संविधान निर्माण में 11 बैठक हुई टोटल, 11। ठीक, 11 अधिवेशन हुए संविधान निर्माण तक। तो जो 11वां बैठक हुई, 11वीं, वो लास्ट थी, संविधान निर्माण की लास्ट थी। तो 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान क्या हुआ, संविधान का निर्माण पूरा हो गया था। और जब संविधान लागू होगा, वो भी डेट लिख लो, 26 जनवरी 1950। ठीक है, तो तब क्या था, तब हमारे पास 395 आर्टिकल, ठीक, 8 अनुसूचियां, ठीक, और 22 भाग थे, लेकिन आज हम देखेंगे, आज की बात, अगर आज के भारत की देखेंगे तो 2020 तक, आप 2021 तक लगभग
475 प्लस, ठीक, लिख लो 470 75 प्लस, ठीक, 400 लिखो यहाँ। आज जो है हमारे पास लगभग 470 प्लस, ठीक, आर्टिकल है, 470 प्लस आर्टिकल हैं। और हमारे पास अनुसूचियाँ 12 हो गई, 9 प्लस 10 प्लस 11 प्लस 12, ये अनुसूचियाँ जोड़ी गई, भाग 25 हो गए हमारे पास, भाग 25 हो गया, उसमें 4 का जोड़ा गया, 9 का जोड़ा गया, 9 का जोड़ा गया, 9 खा जोड़ा गया, 9 खा जोड़ा गया और 14 का जोड़ा गया। और इसमें से समय के साथ एक बाहर भी निकाला गया, वो था शायद, जहाँ तक वो मैं ध्यान नहीं आ रहा इस टाइम, लेकिन सातवां भाग बाहर निकाला गया, ठीक है, भाग 7 बाहर भी निकाला गया। भाग 7 की चर्चा करेंगे तो उसे हटाया भी गया, तो 4 भाग जोड़े गए हैं, 4 का, 9 का, 9 खा और 14 का, और ये जो है जो 7 का है ये क्या किया गया, ये हटाया भी गया है। तो इतनी हम लोग देख चुके हैं, ठीक। और लगभग 20 आर्टिकल हटाए गए, 20 आर्टिकल हटाए गए, तो ये इतना चेंजेस हुआ है, ठीक। क्या हुआ है फिर से हम लोग एक बार देखेंगे कि पहले जो मूल संविधान था 395, 8 अनुसूचियाँ 22 भाग, आज क्या है कि 12 अनुसूचियाँ हो गई हमारे पास, ठीक, भाग 25 हो गए, 4 का, 9 का, 9 का, 14 का जोड़ दिए गए, 22 लगभग आर्टिकल हटाए गए। जो हटाने की बात करेंगे, 22 आर्टिकल हटे और एक भाग 7 हटाया गया है, ठीक। तो हम लोगों ने इस बात पे चर्चा कर ली। अब हम लोग नेक्स्ट जो है इससे आगे चर्चा करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद साथ में जुड़ने के लिए। आप लोग क्लास देखें, ज्वाइन करें, एंजॉय करें, और बहुत डिटेल में चीज़ें चल रही हैं। एक क्वेश्चन आपको क्लास से बाहर नहीं मिलेगा। वन डे एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन, अगर एक क्वेश्चन क्लास से बाहर मिल जाए, आप बोल देना सर ये क्वेश्चन आपकी क्लास से बाहर आया, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू साथ में जुड़ने के लिए।